वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। 2014 से 2024 तक धरनों की 10 साला सियासत क्या हासिल हुआ? एहतजाजी सियासत और मुल्की तरक्की क्या साथ साथ चल सकते हैं? और पाकिस्तान का इकोनॉमिक विजन और दहशतगर्दी की जंग, ये सब आज के ज़ूम इन में। सबसे पहले बात करते हैं एहतजाजी सियासत की। गवर्नमेंट यूं तो ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन का एक कलेक्टिव नाम है, जिसमें गवर्नमेंट अपना काम करती है यानी गवर्नेंस करती है और अपोजिशन उसके एक्शंस को चैलेंज करती है। ये इंश्योर करती है कि पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन में ड्यू प्रोसेस फॉलो हो। अपोजिशन की तरफ से कंस्ट्रक्टिव इनपुट भी दी जाती है, क्योंकि वोटर ने अपोजिशन को इसलिए वोट नहीं दिया होता कि वो पार्लियामेंट में बैठ के सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करे। इसीलिए दुनिया भर में अपोजिशन को इतना एग्रेसिव और इतना फ़ाल समझा जाता है कि उसको गवर्नमेंट इन वेटिंग भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अपोजिशन नाम है शोर शराबे का, बिल्स की कॉपीज़ फाड़ने का, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने का और स्ट्रीट एजिटेशन का। बात तो हम करते हैं महज़िब दुनिया की और मिसालें तो देते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की, डेमोक्रेसी की, मगर आज तक 77 इयर्स में उनसे सीखा कुछ भी नहीं। अपोजिशन में होने का मतलब सिर्फ ये समझा जाता है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दी जाए और नतीजतन गवर्नमेंट अपनी सारी एनर्जी अपने आप को डिफेंड करने में सर्फ कर देती है। एज अ रिजल्ट मीडिया का सारा न्यूज़ साइकिल रोज़ाना इन्हीं मामलात को कवर करने में गुजरता है और अवाम दहाइयों की इसी प्रैक्टिस से एक ऐसे वोटर की तरह आज तक नहीं सोच पाए जिसे सिर्फ अपनी ज़रूरियात का एहसास हो और वो एक डिलीवरी बेस्ड सिस्टम के तहत अपना वोट कास्ट करे। ये वो सारा पॉलिटिकल साइकिल है जिसमें हम पिछली कई दहाइयों से फंसे हुए हैं और ये समझने से और डिसाइड करने से कासिर हैं कि आखिर हमारी स्टेट की डायरेक्शन क्या है। ये दुरुस्त है कि हमारी सियासत कभी भी नॉर्मल नहीं रही, मगर ख़ास तौर पे 2014 से लेके आज 2024 तक 10 सालों में अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एजिटेशन की सियासत हुई है तो ये गलत नहीं होगा। इसमें किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान हर एक का हुआ है, पूरे मुल्क का हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला कब रुकेगा, कैसे रुकेगा और इसको कौन रोकेगा? ये सवाल हम आज गवर्नमेंट के आगे रखते हैं, क्योंकि अपोजिशन तो अक्सर अपनी आवाज़ बुलंद करती ही रहती है। गवर्नमेंट के पास क्या प्लान्स हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर काज़मी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और सैयद हसन मुर्तज़ा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। कौसर काज़मी साहब, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे तो हम ये बात बार बार करते हैं, लेकिन इसके बगैर लगता है पाकिस्तान की सियासत अब मुकम्मल नहीं होती। द थिंग इज़ कि जितना ज़्यादा इस वक्त इकॉनमी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें अभी एक थोड़ा सा स्टार्ट ही लिया जाता है तो कोई ना कोई स्पॉइलर आ जाता है। इसी तरह फॉरेन रिलेशंस को देखें, एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, अभी भी बेलारूस के सदर ने आना है, तो हमें इस वक्त कैपिटल में जिस सूरत हाल का सामना है वो हमारे सामने है। गवर्नमेंट आपकी किस तरह टैकल करने का इरादा रखती है सारी सिचुएशन को? देखें, जब इस तरीके इंतशार का एजेंडा ये हो कि आपने पाकिस्तान को पनपने नहीं देना, आपने पाकिस्तान में जो तामीर और तरक्की की राहें खुल रही हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो फॉरेन डेलीगेशन आ रहे हैं, 27 साल बाद एससीओ हो रही है, ये तमाम मामलात को आपने सबोटैच करने की कोशिश करनी है। तो जब ये एजेंडा लेके एक तहरीक चल रही हो जिसको तहरीक इंतशार कहते हैं, और बानी ये तहरीक इंतशार अपने लोगों को डांटते हों कि भाई तुम लोगों के होते हुए जब मैं कहा कि डी चौक पहुंचो तो क्या एससीओ और क्या 12 हेड ऑफ स्टेट्स, तो ऐसा नजरिया रखने वाली जमात के लिए फिर हमने जो इकदामात उठाए हैं, आज उसके बावजूद क्या हुआ? आज लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर इनको रद्द किया गया। इनके 2 दर्जन लोग नहीं निकले। मैं अभी देख रहा था सलमान अकरम राजा जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे घूम रहे हैं और कैमरा लगा के लोगों को कंटेनर्स दिखा रहे हैं और उनके साथ कोई 1 दर्जन बंदे भी नहीं है। तो ये तो इनका हाल हो गया पंजाब में। फिर इनकी तमाम तर तवज्जो जो होती है वो केपी में चली जाती है कि वहां से जो हमारे वजीर आला केपी है वो काफिला लेके आएंगे तमाम तर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। फिर वो फुटेजेस भी हमारे सामने आई केपी की कि जो सरकारी लोग हैं वो वहां पे जो शुरका हैं उनको पानी पिला रहे हैं और उनको मास्क तकसीम कर रहे हैं। जब किसी जर्नलिस्ट ने उनकी तस्वीर बनाई, वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा यार हम सरकारी बंदे हैं, हमें बचाओ। अब उनको दबा के
दबाव डाल के उनको इस काफले में शामिल किया जा रहा है। अच्छा, अब फिर जब गवर्नमेंट हम के लिए, केपी के हालात देखते हैं, आपके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं है? मैं जानने की ये कोशिश कर रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ जाहिर है हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। अब क्योंकि केपी की गवर्नमेंट एक दूसरी तरफ है और वो इस्तेमाल हो रही है, तो एक अजीब सा सिनेरियो है। तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना कि दूसरी तरफ भी हमारे अपने ही लोग हैं, कोई गलत मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए? देखें, अगर हमें ये 100% यकीन हो जाए ना कि हमारे ही लोग हैं सारे, मैं सारे कह रहा हूं, मैं तमाम को नहीं कह रहा जो शामिल हैं एहतजाज के अंदर। हर जमहूरी माशरे के अंदर एहतजाज एक बुनियादी हक होता है शहरियों का। लेकिन जब आप केपी के हालात देखते हैं ना, जब आप माजी देखें कि इमरान खान साहब ने किन के हक में क्या क्या बयानात दिए, जब प्रिजन ब्रेक्स हुई तो वहां से कौन लोग भागे गए और फिर उन्हीं लोगों को दुलारे और आंखों के तारे बना के वो वहां पे आबाद किया गया। हमारे पास तो ये इतलात है ना कि वो लोग इनके उस काफिले का हिस्सा हैं, उसमें इंतशार पसंद लोग हैं, तरबियत याफ्ता लोग हैं, जो जानते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस के जो लोग हैं उन पे हमला कैसे किया जाता है। और माजी में आपने देखा जो पुलिस वाले एक की शहादत हुई थी और पुलिस वालों को मारा गया। अब वो चीजें रोकने के लिए फिर हम खान साहब के बयान को सामने रख लेते हैं। वो कहते हैं ना, जिसके साथ मुखालफत हो अगर उसी का कोई फरमान आपके पास है तो इत्माम हुज्जत के लिए आप उसको बयान करें। इमरान खान का वो बयान नहीं था कि भाई अगर आप रास्ते ब्लॉक करेंगे, आप एहतजाज करेंगे, आप निकलेंगे, आप रैली और जलसे करेंगे, हुकूमत को काम नहीं करने देंगे तो ये नुकसान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है। ये बड़ा मशहूर मारूफ बयान है खान साहब का। अब उनको ये नजर नहीं आ रहा। अब जब उनको जो फॉरेन लॉबिस्ट फर्म जो इनके लिए काम करती हैं वो इनको वहां से इशारा देती हैं कि बेलारूस हो, एससीओ डेलीगेशन हो, कोई फॉरेन जब आ रहा होता है तो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए ये कोशिश करते हैं। भाई जो लॉबिस्ट फर्म इनके लिए काम कर रही हैं वो हमारे सगे तो हो नहीं सकते। अभी किसी ने एतराज किया मुझ पे, एक पीटीआई के हमारे दोस्त हैं कहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई आप ये तो हुकूमत की नाअहली है ना, आप भी वहां पे कोई जो फर्म है वो हायर कर लें। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा हम कैसे करें, हम तो पाकिस्तान के मफाद के लिए करेंगे, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो तो दुश्मनान पाकिस्तान हैं, वो हमारी तरक्की के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के एटमी असासों के दुश्मन हैं, वो इजरायली नवाज हैं, वो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी हसन मुर्जा को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। हसन साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी हमेशा से रिकन्सिलिएशन और जो 26वीं तरमीम में भी हमने आपका रोल देखा, माजी में भी जो रोल पीपल्स पार्टी प्ले करती है वो एक बहुत ही काबिल मिसाल है। क्या वजह है कि हम अभी तक 2014 से लेके अभी तक धरनों में घिरे हुए हैं, एहतजाजी सियासत में घिरे हुए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे? पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो को कैसे देखती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए अभी बात हो रही थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब की जो सियासत है वो इंतशार की सियासत है, वो मुल्क कमजोर करने की सियासत है। हम भी कहते हैं कि वो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनकी फॉरेन फंडिंग देख लें, ये सारी चीजें अगर हम देख लें और इन सारी चीजों को करके अपनी तरफ अगर हम निगाह डालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह पे खड़े हैं, हमने क्या, हमारे पास यही हल है कि हम कंटेनर लगाएं और उनका रास्ता रोक के बैठ जाए, वो इतवार को नहीं आ रहे, पीर को आ जाए, मंगल को आ जाए, बुध को आ जाए, पूरा वीक क्या हम हर चीज बंद रखें? हमें भी तो उसके जो मेयर्स है वो ऐसे लेने चाहिए कि हम बेशक गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, हमने महंगाई को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, हर तरह से जो है हुकूमत वो कोशिश कर रही है, लेकिन हम उन लोगों के साथ जो लोग मसलन हमारा काश्तकार है, हम खुद ही उसे माफिया कह देते हैं, धक्के से उनको उनके साथ हम खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है ना, ये हसन साहब लेट मी इंटरजेक्ट हियर, ये आपने बड़ा वैलिड कहा है कि हमने क्या किया है। तो मुझे यही पूछना है कि एज अ गवर्नमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, बेशक आप मुझे कहेंगे हमने कोई सीट नहीं ली, भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, बट बहरहाल एलाइज तो है, हल क्या है इस सिचुएशन का? देखिए मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं कतन आपको ये बात नहीं कहूंगा कि हम हिस्सा नहीं है। हम इनका हिस्सा हैं। हम इनको यही चीज रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं कि हम आपका हिस्सा है, पॉलिसी मेकिंग में आप हमें ऑन बोर्ड लो, हमारे साथ मशवरा करो, हम आपको बताएं कोई चीज अगर हमारी अच्छी लगे तो उसको इम्प्लीमेंट करें।
हम ये कतन देखें, कल को हमने जाना है इलेक्शंस में, हम जितना भी कह लेंगे ना कि हमारे पास वजारतें नहीं थी, हम तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, लोगों ने नहीं मानना ये चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हम कहते हैं इस चीज को ठीक करने के लिए तो कम से कम हमें ऑन बोर्ड रखो। मैं तो आज आप भी ये कहता कह हूं रहे हैं कि जो भी स्ट्रैटेजी बनी है इस सारे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए, उसमें आप लोग ऑन बोर्ड नहीं है? नहीं, ये कौसर साहब बता दें, अगर हम ऑन बोर्ड है तो ये बता दें कि ऑन बोर्ड है। कौसर साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? ये बता देंगे कि अगर ऑन बोर्ड है तो ये कह दें कि ऑन बोर्ड है। वो कह रहे हैं हमें भी तो हिस्सा रखे ना भाई, आखिर हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हमसे भी मशवरा कर लें। मुर्तजा भाई इतनी मीठी अंदाज में बात करते हैं ना, बंदा कहता है कि बस इनको सुनता ही रहे। बात तो ऐसे ही करनी चाहिए। ये तो आपकी जरा निवाजी है, आप भाई हैं हमारे। मैं कहता हूँ कि ये कंटेनर कोई हल नहीं है। हमें डिलीवर करने की जरूरत है, हम डिलीवर करें, हम काम करें, हम लोगों को बताएं कि यार ये लोग इंतशारी हैं, ये लोग इंतशार फैला रहे हैं, हम इस मुल्क को बनाने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इस मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। हमेशा हर मौके पे, कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। उन्हें IMF को खत लिखना पड़े वो लिखते हैं। उन्हें इससे बड़ा और क्या बयान होगा कि इस मौके के ऊपर बुशरा बीबी कह रही हैं कि सऊदी अरेबिया का ये किरदार है और हमारा ये किरदार है। मतलब है कि जो लोग आपको बुरे वक्त में फाइनेंस कर रहे हैं, आपको IMF के पास जाने के काबिल बना रहे हैं। फ्रंट हम होना तो चाहिए IMF ना, के पास जाने के काबिल भी नहीं थे। यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए आपके पास। अगर डिफरेंट तजवीज़ है तो यकीनन फिर नून लीग को सुननी चाहिए। कौसर काज़मी साहब, क्यों नहीं सुनते आप उन लोगों की? हो सकता है कोई बेहतर स्ट्रैटेजी बता दें। देखें, सबसे पहले जो मुर्तजा भाई ने कहा ना जी कि आप जो कंटेनर्स के हवाले से देखें, ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, जो इंतशारी टोला होता है, ये जब भी आते हैं ये करते क्या है? ये पुरअमन एहतजाज तो पिछले 2-3-4 एहतजाज और साल 9 मई को साथ मिला के आप देखें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो काम किए। मैं हमेशा एक कोट करता होता हूँ, वो इंडियन एक मेजर है, जो मेजर गुराया है कि क्या नाम है उसका, वो इजहार करता है कि यार जब पाकिस्तान के अंदर ये हालात हम देखते हैं ना, तो बतौर एक इंडियन आर्म फोर्सेस के बंदा होने के नाते मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि लोग GHQ पे हमलावर हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग जो है वो एयरबेस पे हमला करते हैं और वहां पे कोर कमांडर हाउस पे हमला हो कि उसकी पतलूनें लहराई जाती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई बतौर इंडियन ये देखते हुए। साथ उन्होंने एक जुमला बोला, हाँ, साथ उन्होंने एक जुमला बोला था कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ जब जो इनके शोहदा थे ना, उनकी यादगारों की इन्होंने तौहीन की। वो लोग जो हमसे लड़ते हुए शहीद हुए, वो इंडियन मेजर कहता है। तो जब ऐसा ग्रोह एहतजाज के तौर पे एहतजाज को ढाल बना के आता है ना, तो फिर कंटेनर्स लगाने पड़ते हैं। आम आदमी की जान और माल की हिफाजत करनी पड़ती है, मार्केटों की, बैंकों की, दुकानों की, जहाँ पे लूट मार नहीं हुई। ये तो लोगों के घरों में घुसकर फ्रिज में रखा हुआ खाना भी उठा के ले आते हैं। साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन आपकी ये जो बात है ना कि हमने तो आम आदमी की हिफाजत करनी है, मुझे यहीं से बात को कंटिन्यू करना होगा कि हिफाजत भी करनी है, डिलीवर भी करना है, बिकॉज हम ऑलरेडी डिफॉल्ट से बचे हैं। अभी हमें कर्ज मिला है, अभी हमने टेक ऑफ भी नहीं किया और ये प्रॉब्लम आ गई है। तो स्टेट के पास बड़ी रेट होती है। क्या कोई और तरीका है इनको एंगेज करने का कि ये लोग इस तरीके से मुल्क ना बंद करा सकें? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू ज़ोमेन वंस अगेन। और कौसर काज़मी साहब, आई विल कम स्ट्रेट टू यू। आप बात कर रहे थे कि जैसी भी सिचुएशन हो, बीइंग इन द गवर्नमेंट, आपने सारे वो मेजर्स लेने होते हैं जिसमें प्रोटेक्ट भी कर सकें आप सिटीजन्स को। यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम यहाँ पे आके रुक गए हैं पिछले कम से कम 10 साल से, क्योंकि 2014 में एक धरना हुआ था और उसके बाद से ये धरनों की सियासत रुकने को नहीं आ रही है। इंस्टेबिलिटी है कि रुकने को नहीं आ रही है। तो हम सिर्फ महदूद होकर रह गए हैं इस सोच तक कि हाँ जी प्रोटेक्शन देनी है और बस डिफेंसिव रहना है। इसका हल क्या है? इस सारी सिचुएशन से कैसे निकलें बाहर? अब देखें, एक एहतजाज होता है जिसका हवाला भी देती है तहरीक इंतशार रोजाना की बुनियाद पे कि भाई हमारे दौर में जब बिलावल भुट्टो आए कराची से, वो महंगाई मार्च और डी चौक में उन्होंने तकरीर भी की। तो उस सिचुएशन के अंदर आप मुझे ये बताएं कि कराची से लेके इस्लामाबाद तक क्या किसी सरकारी इमलाक पे या किसी की निजी इमलाक पे कोई हमला हुआ था या किसी को कोई नुकसान पहुंचा था, कोई इंतशार फैला था? नहीं हुआ था ऐसा। यही सिलसिला जब मरियम बीबी और हमजा शहबाज निकले
लाहौर से, तो वो भी यही सिलसिला, किसी सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा था, किसी के कार हाय जो जिंदगी है, जो कारोबार है, उनमें कोई रुकावट नहीं आई। फिर सबसे बड़ा जो एहतजाज था वो मौलाना फजल रहमान का देखा आपने इस्लामाबाद के अंदर। वो बिल्कुल। मिसाल दी जाती है जी कि रियासत ने उनको क्यों नहीं रोका, वो डंडे उठा के आ रहे थे और पासिंग आउट परेड हो रही थी। ये सारे हवाले दिए जाते हैं। आपने उसी एहतजाज में देखा कि जब एम्बुलेंसेज आती थी, जब कोई बीमार आता था, तो वही जो रज़ाकार थे मौलाना फजल रहमान के, वो उनके लिए रास्ते क्लियर करते थे। ट्रू। और यहाँ पे क्या ट्रू। सिचुएशन है, यहाँ पे लोग इनकी एहतजाज की वजह से मर रहे हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। आपने इस्लामाबाद में देखा कि ताजर बरादरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया। क्यों किया उन्होंने? कि माजी के एहतजाजों में उनकी दुकानों को लूटा गया, एटीएम्स को लूटा गया, लोगों के घरों में, मैंने कहा जी, फ्रिजों में पड़े खाने तक उठाए गए। तो ये सिचुएशन जब होती है तो वो एक ही जो सियासी जमात है, जो सियासी टोला है, सियासत तो नहीं कर रहे, इंतशार फैला रहे हैं, उन्हीं की जानिब से ये अब हरकत इससे होती हैं। तो यही मेरा सवाल है हसन साहब आपसे कि हम सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में लग जाते हैं ऑफ कोर्स, और कोई हल बज़ाहिर नज़र नहीं आता, बट ये तो मैं कह रही हूँ ना, स्टेट के पास काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, उनके पास प्लान ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब जबकि आधा वो इस चीज़ को अपनी फतह समझ लेते हैं जब आप सब कुछ बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर आपकी इकॉनमी भी रुक जाती है, आम आदमी का रोज़गार, शादी ब्याह, हॉस्पिटल जाना, तकरीबन ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाती है। तो इस पे कोई गुफ्तगू होती है क्या बिहाइंड क्लोज डोर्स आपकी पार्टी में आपस में या आपकी गवर्नमेंट के साथ, कि इसका लॉन्ग टर्म हल क्या है? क्योंकि अभी तो इसी साल इलेक्शंस हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम है, गवर्नेंस ऐसे नहीं हो सकेगी। देखें, यही चीज यकीनन ये डिस्कशंस भी होती हैं, बैठ के जब बात होती है ये सारी चीजें सोची जाती हैं, और मैंने पहले भी यही अर्ज किया है कि इसका हमें कोई हल निकालना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि वो एक कॉल देते हैं कि हम जी इतवार को इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम धरना देंगे, तो हम तो उनके पहुंचने से पहले तमाम मुल्क को चौक करके रख देते हैं, तमाम मोटरवेज बंद कर देते हैं, तमाम हम लारी अड्डे बंद कर देते हैं, हम तो फिर क्या करें आपके ख्याल में, क्या करें फिर? देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को डिफ्यूज करे, इन चीजों को इनके साथ डायलॉग करे, उन्हें एंगेज करे। ये हल निकालने तो गवर्नमेंट का काम है ना। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो तन्हा अकेले बैठ के ये सारा कुछ कर सकते हैं तो फिर करें, और अगर नहीं तो कम से कम जो उनके इत्तेहादी हैं उनको बुलाएं, बिठाएं, तो मशवरा दिया जाए ना। अब ये तो नहीं है कि मैं कोई मीडिया मैसेजिंग कर रहा हूँ कि उनको मैं मीडिया पे मैसेज दूं कि ये करो ये करो। स्ट्रेटेजी इस तरह तो नहीं बनती कि आप मीडिया के जरिए वो बना रहे हो। देखिए, ये गवर्नमेंट को ही इस पे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को जो है वो सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि क्या करना है, किस तरह का हमें एनवायरनमेंट जो है, जो माहौल है, उसको हम कैसे साजगार बनाएं, किस तरह से इन चीजों को गुफ्तगू के जरिए हल करें। अगर वो नहीं इस चीज से बाज आते तो उन्हें ला के बिठा दिया जाए किसी जगह पे, परेड ग्राउंड में कहें कि आके बैठ जाओ यार, बैठो जितने दिन बैठना है। ये कोई तरीका नहीं है। वैसे कौसर काज़मी साहब, अगर ये किया जाए कि ऑफ कोर्स डी चौक में तो आने का इसलिए कोई तुक नहीं बनती, बिकॉज उससे आपको पता है दारुल हुकूमत है, बात सही है, सब कुछ मुअत्तल हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमने मिसाल कायम कर दी है कि हर हाल में डी चौक में ही आना है, तो वो भी हर दफ़ा डी चौक का ही नाम लेते हैं। लेकिन जब आपस में राब्ता होता है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का राब्ता था बैरिस्टर गौहर से, तो आप लोगों ने उनको कोई ऑप्शन दी, आप लोगों ने कोई कोशिश की कि कहीं तक आ जाएं, बस वहाँ तक धरना देना है, जो करना है करें और उसके बाद वापस चले जाएं? देखें, इंसान जो है ना वो अपनी जाए पैदाइश से उसको बड़ी मोहब्बत होती है। अब डी चौक इनकी जाए पैदाइश है सियासी तौर पे, जब तमाम ताकतवर तबकात इनके साथ थे और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पैगामात भेजे जाते थे कि भाई आप इस्तीफा दे के घर चले जाओ, वरना हम तुम्हारे गले में रस्सी डाल के तुम्हें गिरेबान से पकड़ के पार्लियामान से निकाल देंगे। देखें, जो मुनाफकत है ना उसका कोई इलाज नहीं है। सियासी तौर पे तो आप बैठ सकते हैं, मुनाफकों के साथ आप क्या करेंगे? मुनाफकत ये है कि जिस पार्लियामान को आपने फॉर्म 47 का हवाला दे के रद्द किया, आप उसी का हिस्सा बन गए। जिस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने तकरीर की, आप उस तमाम प्रोसीजर, तमाम प्रोसेस का हिस्सा रहे। आप इंजॉय तो कर रहे हैं तमाम सियासी तौर पर तमाम चीजें, और फिर बाहर आके जाली हुकूमत कह दिया जाता है। तो मुतालबात भी देखे ना,
मुतालबात जो है वो हकीकत पसंदाना होने चाहिए। आप अगर ये मुतालबा करेंगे कि भाई आप चलती हुकूमत को छोड़ दे, मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, 27 साल बाद एससीओ हो रही है, आप ये सारी चीजें छोड़े, हम दोबारा आना चाहते हैं और हम आके कहेंगे कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो चुके हैं, श्रीलंका बनने जा रहा है, जो पेट्रोल है वो 350 का हो जाएगा, डॉलर जो है वो 350, 400, 500 का हो जाएगा, तो आपने घबराना नहीं है। आप तो अवाम को हमेशा ये कहते रहे हैं कि हर चीज तबाही आपकी, हम आपका सत्यानाश कर देंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो क्या आप वही सियासत दोबारा करना चाहते हैं? अगर कोई हकीकत पसंदाना मुतालबात इनके होते, तो उस पे मुज़ाकरात भी हो सकते थे। यही वज़ीर दाखिला ने इनको कहा कि भाई आएँ, आप ये डंडा सोटी रख के रियासत को ब्लैकमेल करके अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो इस तरह नहीं होगा कि आप अच्छा, एहतजाज भी करें और साथ लेस आप ऑफ देयर असल में तो अब जो बात सामने आई है वो यही आई है कि वो अपनी रिहाई चाहते हैं, लेकिन लेस ऑफ दैट जो छोटे मोटे मुकदमात हैं जिसमें छोड़ा जा सकता है कुछ लोगों को, जिनके ऊपर लेट्स पुट इट दिस वे कि अभी पता भी नहीं है कि उनके ऊपर मुकदमे हैं या नहीं है, लेकिन वो जेलों में बंद हैं, अगर उनको छोड़ के कोई एक अच्छा जेस्चर दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि दिस इज़ गोइंग टू बी दिस वे, ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव करेंगी, एकदम तो कुछ भी नहीं होता, उसकी भी कोशिश नहीं की गई। देखें, जितने लोगों को साने 9 मई के तनाजुर में पकड़ा गया था, उनकी तादाद हज़ारों में थी। अब इदारे जियो फेंसिंग से लेके तमाम तर जो मुयस्सर मवाद है, उसके तहत तहकीकात कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा कि हज़ारों ही लोगों को उस ज़िम्मेदारी से मुबर्रा समझकर छोड़ा गया है? ये नहीं कि नहीं छोड़ा गया। अब जो लोग सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर जिनके चेहरे नुमायाँ हैं और जो तोड़-फोड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर रियासत उनको छोड़ देगी तो ये मैसेज क्या जाएगा? क्या वो जो जत्थे इस वक्त केपी के अंदर आप देख लें हालात क्या हैं? हर जगह वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे अफसरान और जवानान पे पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं हो रही, उनकी शहादतें नहीं हो रही, पाक फौज अपने जवान और अफसरान कुर्बान नहीं कर रहे। तो ये जो सारे सिलसिले हैं, आप ये भी अपने जो है उस पर निगाह रखें। ये सारी चीजों के होते हुए आप फिर किस तरह मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ सकते हैं जी? या तो ठीक है आपने हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि जो कैनाल्स का मसला है जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनके साथ हम 26वीं तरमीम में मसरूफ़ थे और उन्होंने उधर कैनाल्स को डिवाइड कर दिया, एक ये मसला है, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन का मसला है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एलाइज के साथ, उस पर कुछ पेशरफ्त हो रही है? देखिए, ये कैनाल का जो इशू है, ये तो पानी जो है वो तकसीम हुआ है, और ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बाय द वे, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी चीजें, ये चीज मैं पहले कह रहा था कि हम अपने लिए इश्यूज पैदा कर रहे हैं रोज की बुनियाद पे। अब इस इशू की कोई जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है, पानी तकसीम शुदा पानी है, आप उस पानी में से अगर एक बूंद भी ज्यादा लेते हैं तो वो किसी की तलसी है, उस पर डाका जनी है, वो नहीं होनी चाहिए। आप बैठे उनको साथ बिठाएं, उनको कहें कि यार ये कोई राब्ते हुए हैं अभी तक, बातचीत आगे बढ़ी है कि नहीं? आप एक नहर ही नहीं निकाल दें और मैं समझता हूँ वो ज्यादती है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर कोई आपसे गवर्नमेंट ने राब्ता किया है, कोई बात आगे बढ़ रही है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। नहीं, अभी तक नहीं है, उस पर कमेटी बनी है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी अब जैसे मिलती है, बैठती है, बातचीत होती है तो उसमें चीजें सामने आएंगी। अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो कतन भी ब्लैकमेल नहीं करना चाहती, लेकिन पीपल्स पार्टी इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहती है कि इश्यूज जो है वो इश्यूज ना रहे, वो रिजॉल्व हो, उनका हल निकले, हम चीजों को आगे लेके बढ़े। कौम सारी हमारी तरफ देख रही है, बेचारे बेरोजगार और महंगाई की चक्की में पिसी हुई कौम, अब वो कितना एक और बर्दाश्त करे। आप देखें ना, आज जो हालात है, आज हमारी हुकूमत कही जा रही है माफिया काश्तकार को, तो जब वो बेचारा काश्तकार जो वाहिद इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो इस मुल्क की में आजकल सर्व कर रही है, वगरना तो सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। तो आप एग्रीकल्चर को भी अगर तबाह कर देंगे, किसी का पानी मार लेंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, तो वो कैसे खामोश बैठेगा?
बहुत शुक्रिया ये हसन मुर्जा साहब और बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब ने ज्वाइन किया। मैंने गवर्नमेंट के एलाइज को आपस में इसलिए सामने बिठाया कि स्टेट के पास बड़ी रेट होती है, स्टेट के पास बड़े प्लान्स होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, एक मसले का हल कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उनसे बात करके मेरा ख्याल है कि कोई भी मुझे ऐसी बात नहीं पता चली जो नई है, जो सारा दिन प्रेशर्स आते रहे हैं, जो स्टांस रहा है गवर्नमेंट का वो उसी पे कायम है, दूसरी साइड भी बच करने को तैयार नहीं है। तो लेट्स सी वेयर इट गोज़ फ्रॉम हेयर। बट एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो इन सब एहतजाजों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है अमन आमा का मसला, टेररिज्म का मसला, जो कि 6 टाइम्स बढ़ा है सिंस लास्ट ईयर, और 6 टाइम्स 6 गुना बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। सो ये जो थ्रेट है टेररिज्म का, इसके साथ इक्तसादियात, इकॉनमी, उसका जो अपलिफ्टिंग है वो बहुत अपहिल टास्क है। कैसे लेके चलेंगे इसको? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ज़ूम इन। और अब कुछ बात करते हैं टेररिज्म की। अमेरिकन फोर्सेस और नेटो जब से अफ़गानिस्तान से गई हैं, उसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अगर ये कहा जाए कि अपनी इंटेंसिटी में और अपने स्केल में उसमें मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी तो मुस्तकिल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने में मसरूफ़ है ही, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक रीजनल लेवल की थ्रेट है। इसे अब रशिया और चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने भी एंडोर्स किया है कि वो इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पहली शर्त पीस है। पीस और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। और अगर चाहे वो आप जिक्र करें चाइना के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट BRI का या पाकिस्तान में CPEC और रेकोडेक का, इस बात पे अब पाकिस्तान और चाइना दोनों कन्विंस्ड हैं कि दहशतगर्दी को मिल के काउंटर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में चाइनीज़ नेशनल्स पे जो अटैक्स हुए हैं वो इस बात की दलील है कि ये दहशतगर्दी कोई रैंडम एक्ट्स ऑफ वायलेंस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इकोनॉमी पे टारगेटेड अटैक्स हैं। इस सिलसिले में पाक चाइना जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स, जो कि 2019 से रुकी हुई थी, उनका दोबारा आगाज़ हो गया है और इनको कोड नेम वॉरियर 8 दिया गया है। इस बात का सबूत है कि ये थ्रेट्स जो हमने अब देखी हैं रीजनल लेवल पे आ गई हैं, चाइना और पाकिस्तान इसको मिल के फ़ाइट करना चाहते हैं। ये बात अब अफ़गानिस्तान को भी कन्वे कर दी गई है फ्रॉम रशिया एंड चाइना कि अगर वो चाहते हैं कि वो रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा लें और अपनी इकॉनमी को अपलिफ्ट करें, तो उन्हें अपनी सरजमीन से तमाम टेररिस्ट आउटलेट्स का ख़ात्मा करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस रीजन में उनकी सरजमीन से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ख़त्म हों। ये एक बड़ा अपहिल टास्क है। जो पिछले दिनों रशिया में अटैक्स हुए हैं, सेंट्रल एशिया में अटैक्स हुए हैं, सबके ताने बाने अफ़गानिस्तान से ही आके मिलते हैं। इसलिए इसको अब रीजनल लेवल पे टैकल करना पड़ेगा। जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो अक्सर ये बात कहती रहती हैं कि वो इसको एंडोर्स करती हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है दहशतगर्दी की शक्ल में, लेकिन ये याद रखें कि US अब इस रीजन से जा चुका है और चाइना उसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। सो हमारे लिए एक और जंग तैयार है और इसको हमें प्रैग्मेटिकली हैंडल करना है। इसके लिए हमने क्या एफर्ट्स की हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन ये जो चाइना का एंगल है जिसमें चाइना खुद अब काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स में पाकिस्तान के साथ शामिल हो रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ मौजूद हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। टेररिज्म की जो वेव, नई वेव में इसलिए कह रही हूँ कि ये जब से इवैक्यूएशन ऑफ US ट्रूप्स, नेटो ट्रूप्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान हुआ है, इसमें एक इजाफा देखने को आया है। लेकिन मेरे सामने साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट है जो कहती है 6 टाइम्स इजाफा हुआ है 2023 से लेके अब तक। ये बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ऑन इट्स ओन इस जंग को नहीं लड़ सकता, और स्पेशली जो बाकियात पीछे US छोड़ के गया है, नेटो फोर्सेस छोड़ के गई हैं, और जिस तरीके से फुटप्रिंट्स तकरीबन 6 से 7 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के अफ़गानिस्तान में वापस आए हैं, इट हैज़ बिकम अ बिग थ्रेट नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर चाइना एंड रशिया एज वेल। तो इसको आप रीजनल प्रॉब्लम की तरफ अगर देखा जाए तो डू यू थिंक कि इसको एक काउंटर टेररिज्म हमें डेवलप करना पड़ेगा, प्लान विद चाइना एंड रशिया? देखिए दुनिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी द पॉइंट इज
कि एक तो पहले अपना घर ठीक करें। आर all the political parties on the same page to eliminate terrorism of Pakistan? The answer is big no. आपके सामने पाराचरार में क्या हो रहा है? केपीके में कभी दुखी में मर रहे हैं, कभी हमारे लोग कहाँ पे बलूचिस्तान में शहीद हो रहे हैं, सिविलियन 25, 45, 50 लोग शहीद हो रहे हैं। सिंध केपीके की गवर्नमेंट, हमारे पश्तून भाई बहनें कितने शहीद हो रहे हैं। जब वहाँ की पीटीए गवर्नमेंट है, उसके बाद JUIF और ANP, they say we are not with Azm, we don't want it. So क्या आप इससे कामयाबी हासिल कर सकते हैं? ऐसे मुश्किल हालात में जब हमारे ऊपर आपके सामने इंडिया सामने खड़ा हुआ है और कुव्वतें हैं जिनकी इंडिया प्रॉक्सी है, they want to destabilize Pakistan and they want to destabilize particularly बलोचिस्तान, ताकि हम CPEC ना बनाएं। राइट। इसके लिए हमने पहले अपना घर ठीक करना है। नंबर 2, इसके बाद यस, जो अभी SCO की मीटिंग हुई थी, मैं तो ये कहता हूँ इस तरह की एक मीटिंग होनी चाहिए आपके सिक्योरिटी हेड्स की, खास तौर पर रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान। नाउ दे हैव टू सिट डाउन एंड वर्क आउट अ स्ट्रेटजी कि इसको हम कैसे ठीक करें ताकि हम सबको फर्क पड़ता है इससे। ओके, मैं इंटरनल एलिमेंट की तरफ आना चाह रही थी थोड़ी देर में, लेकिन इस वक्त तकरीबन 2019 से जो ड्रिल्स रुकी हुई थी पाक चाइना काउंटर टेररिज्म की, वो रीस्टार्ट हो रही हैं। नवंबर से दिसंबर तक वो दोबारा हो रही हैं। अब ये जो काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स हैं, इट सिंपली मीन्स कि ये चीज़, इस चीज़ की रियलाइजेशन मौजूद है चाइना में, रीजन में, कि इसको मिलके लड़ना पड़ेगा। और ख़बरें ये भी हैं कि चाइना ने अफ़गानिस्तान को ये कन्वे किया है कि अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करें और जो डायरेक्ट उससे पाकिस्तान इफ़ेक्ट हो रहा है वो ना होने दें। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ ऑफ कोर्स CPEC एंड BRI एंड इकोनॉमी। तो ये जो एक बीच में चाइना एज अ मीडिएटर आया है, आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज अभी तक हमारी एफर्ट्स टू इंगेज विद अफ़गानिस्तान इतनी कामयाब नहीं हुई हैं। देखें जुनेरा, बात यह है कि चाइना इज अ बिग स्टेक होल्डर। Right. China is doing a lot of work in mine and mineral in Afghanistan. अफगान गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट 40 उसके पैसे दे रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च कर रहे हैं, राइट? एंड देन दे शुड रियलाइज कि व्हेन दे कैन कंट्रोल देम फाइनेंशियली, तो फिर उनको ये फोर्स करे ना कि आपने कमिटमेंट की थी 2 एग्रीमेंट में कि हमारी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं करेंगे कि वो किसी मुल्क के खिलाफ हो। डिस्पाइट द फैक्ट वो ये सारे उधर से आ रहे हैं और उनको असला भी मिल रहा है, अफगानी नेशनल भी आ रहे हैं, पूरी TTP ख्वारिज जो है ये वहाँ उनका हेडक्वार्टर बना हुआ है और वो वहाँ पर बैठ के करें, ऑल इंफॉर्मेशन देयर मीन कि यही देश पुलिस। अगर वो पाकिस्तान को कह रहे हैं हमने तो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन रेज किया हुआ है, अब उनके कंसर्न है बिकॉज दे आर हिटिंग चाइनीज, बिकॉज दे वांट बलूचिस्तान में चाइनीज ना आए और चाइनीज नेशनल्स को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, रीजन में। एब्सोल्यूट। सो इसके लिए चाइना शुड चाहिए कि दे शुड बी मोर वरीड। उनका ये फ्लैगशिप है फॉर BRI। पहला कामयाब होता है तो इनको बहुत बड़ा इकोनॉमिक जम मिलेगा। आप 8 दिन में काशगर से लेके आप गवादर हैं, और अगर सी रूट से आते हैं तो अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मलाक्का स्टेट, साउथ चाइना सी, एंड देन दे गो टू चाइना 90 डेज सी। और वो दरमियान में हॉस्टाइल, कितने हॉस्टाइल वो वहाँ पर चल रही है अमेरिकन के साथ प्रॉब्लम, दैट इज वेयर दे वांटेड टू कम दिस। तो आपको 90 दिन के बजाय 8 दिन में मिल रहा है, तो पुट योर एनर्जी से ब्लेमिंग पाकिस्तान कि हम आप प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू आल्सो, पाकिस्तान शुड से क्लियरली प्लीज पुल द स्ट्रिंग ऑफ अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ओवर देयर व्हेन यू गिव देम मनी, टेल देम। क्योंकि उससे आप ये देखें कि उससे मशरूत करें उसको, ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े, वहाँ पे सिंपल इन्वेस्टमेंट किए जाना और उनको इस तरह छूट दे देना कि वो बाकी भी जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो करें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज थे। ये बड़ा अपहिल टास्क है टेररिज्म के साथ, ये हकीकत है। पाकिस्तान ये इतना ज़्यादा फैल चुका है, इसका स्केल इतना बड़ा है, और इसके जो अगर लेयर्स में जाएं तो इतनी तरह की थ्रेट्स हैं कि पाकिस्तान अकेला हैंडल नहीं कर सकता। बट वी हैव नो चॉइस सिवाय इसके कि अगर चाइना बीच में आता है उसको इंगेज करें, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करें, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए पहले अपना जो हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन। Let's see where it goes and let's hope for the best. I'll see you next week.